वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुकूमत संभाली तो माशी महाज पर मुताबिक चैलेंजेस दरपेश थे। हुकूमत ने मुल्क को दुरुस्त इन पर गामज़न कर दिया। अफगानिस्तान की 19 साल जंग में बहुत खूनरेज़ी हुई। मैं कहता रहा अफगान मसले का हल मुज़ाकरात है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इक़्तिदार में आया तो भारत की तरफ अमन के लिए हाथ बढ़ाया। बदकिस्मती से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अमन की पेशकश को कबूल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि मैंने वज़ारत दाखिला को इंसदाद तशद्दुद बिल असम्बली में जल्द पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। इसका खात्मा हमारी आलमी जिम्मेदारी है। तशद्दुद हमारे आइन और इस्लाम की रूह के मुनाफी है। तशद्दुद का खात्मा हमारी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से आला सतही इजलास में कराची के दरीना मसाइल के हल के हवाले से जामे मंसूबे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालात का तकाजा है कि वाटर सप्लाई स्कीम, सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतालिक इख्तियारात एक बाइख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर को तफवीज़ किए जाएं। इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ रद्द-ए-अमल के तौर पर वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का अहम वीडियो पैगाम। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। उनके शाया करदा गुस्ताखाना खाकों की वजह से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। इस बिला जवाज हरकत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। बरामदी गंदम का दूसरा बड़ी जहाज यूक्रेन से 60,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर कराची पोर्ट पहुंच गया। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 1,20,000 मैट्रिक टन गंदम आ चुकी है। पहले जहाज के जरिए आने वाली 60,000 मैट्रिक टन गंदम की तरसील का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। यूक्रेन से 60,000 मैट्रिक टन बरामदी गंदम निजी शोबे ने दरामद की, जिसके बाद गंदम और आटे की कीमतों में कमी आने के इम्कानात भी रोशन हो गए। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक कोरोना SOPs जारी कर दिए गए। तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त तालिबे इल्मों की स्क्रीनिंग लाजमी करार दी गई, जबकि नज़ला, जुकाम, बुखार की सूरत में तलबा को क्लासेस की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर रोज 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में क्लासेस होंगी। दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से मिट्टी के तोड़े, छतें गिरने, पानी में बह जाने और मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 25 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। बारिशों से सैलाबी सूरत हाल के बायस नौशहरा और चारसदा में दरियाओं के करीब आबाद कई देहात खाली करा लिए गए, जबकि सयाहों को निकाला जा रहा है। मुल्क में सदारती निजाम के नफाज के लिए एक और आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184 के सेक्शन 3 के तहत अहमद रजा कसूरी की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में वफाक और वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत वज़ीर आज़म को सदारती निजाम के नफाज के लिए रेफरेंडम करवाने का हुक्म दे। मुल्क में पार्लिमानी निजाम नाकाम हो चुका है। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि हुकूमत ने तालिबान के तमाम जंगजू रिहा कर दिए। अलबत्ता 7 ऐसे कैदी हैं जिन्हें बराह रास्त कतर मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तालिबान ने अफगान हुकूमत को 5,000 कैदियों की फहरिस्त दी थी, जिसके तहत मासवाए 7 के तमाम जंगजुओं को मरहलावार रिहा कर दिया गया। दूसरी जानिब तालिबान ज़राए ने भी तमाम कैदियों की रिहाई की तस्दीक कर दी। और लॉस एंजलिस में सियाह फार्म शहरी की पुलिस के हाथों हलाकत पर मुजाहिरे फूट पड़े। अमरीकी शहर केनोशा में सदर ट्रंप के दौरे के मौके पर मुजाहिरीन ने इमारतों को नजर आतिश कर दिया। अमरीकी सदर ने दौरे के दौरान जलाई गई इमारतों का जायजा लिया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दूसरी जानिब ट्रंप ने नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया।
अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत पाकिस्तान की माहीगीरी की पॉलिसी पर ऐवान सदर इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। तफसील शहजाद मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत पाकिस्तान की माहीगीरी की पॉलिसी पर ऐवान सदर इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। इस इजलास में वफाकी वजीर बराए समुंदरी अमूर सैयद अली हैदर ज़ैदी, सेक्रेटरी मैरी टाइम अफेयर्स रिजवान अहमद और वजारत के आला ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में वफाकी वजीर समुंदरी अमूर ने सदर को पाकिस्तान में माहीगीरी के शोबे से दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से आगाह किया। सदर आरिफ अलवी ने कहा, मुल्क में पायदार माहीगीरी को फरोग देने की जरूरत है। पाकिस्तान में माहीगीरी के शोबे को मुस्तहकम करके कसीर ज़र मुबादला कमाने और रोजगार के वसी मौके पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि माहीगीरी के शोबे की तरक्की से मुल्क में गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, गैर कानूनी माहीगीरी की हौसला शिकनी के लिए जरूरी इकदाम उठाएं और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस सिलसिले में एतमाद में लेना अज हद जरूरी है। सदर आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक माहीगीरी के तरीकों को अपनाने से पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को नई मार्केटों तक रसाई में आसानी हासिल होगी। शहजाद हसन मिर्जा, JNN न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत और फौज में मुकम्मल हम आहंगी है। पॉलिसियों को मुसल्लह अफवाज की हिमायत हासिल है, मिलकर काम कर रहे हैं। वो एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि क्या कहा जानते हैं हसन मिर्जा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुकूमत संभाली तो माशी महाज पर मुतअद्दिद चैलेंजेस थे। हुकूमत ने मुल्क को दुरुस्त सिमत पर गामजन कर दिया है। रातों रात मईशत को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। हम नहीं चाहते मईशत का इन्हिसार कर्जों पर हो। कोरोना के हवाले से पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया। हमने आंखें बंद करके मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में मीडिया पर कोई कदगन नहीं। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। मेरे दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा तनकीद हुई। हमारी हुकूमत ने खंदा पेशानी से तनकीद का सामना किया। उन्होंने कहा कि फ़ौज के साथ बेहतरीन तल्क़ात हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान की 19 साल जंग में बहुत खून रेजी हुई। मैं कहता रहा, अफगान मसले का हल मुज़ाकरात हैं। बाज़ नासर अफगान अमन अमल को मुतासर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, इक़्तिदार में आया तो भारत की तरफ अमन के लिए हाथ बढ़ाया। बदकिस्मती से भारतीय वज़ीर आज़म ने अमन की पेशकश को कबूल नहीं किया। भारत में इंतहा पसंदों की हुकूमत है और RSS एक इंतहा पसंद तंजीम है। भारतीय हुकूमत नाजियों से मुतासर है। भारत को किसी भी पाकिस्तानी से बेहतर जानता हूँ। 70 साल से कश्मीर भारत और पाकिस्तान में मुतनाज़ा है। मसला कश्मीर का हल फौजी ताकत नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ करेगा तो हम खामोश नहीं रह सकते। इमरान खान का कहना था, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन बरादराना तल्क़ात हैं। पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल चीन से जुड़ा है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन तल्क़ात हैं। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीन की हमायत करता है और इसी मौक़िफ़ पर कायम है। बाद ममालिक का इसराइल को तस्लीम करने के बावजूद मसला फ़लस्तीन ख़त्म नहीं होगा। इन्होंने कहा, तालीम, मईशत, तवानाई और दीगर शोबों में इस्तिलाहात ला रहे हैं। बदकिस्मती से माजी में अमीर अमीरतर और गरीब गरीबतर होता गया। हमारी तमाम तर पॉलिसियों का महवर पसमानदा तबका है। वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा साल से मुल्क में यकसां तालीमी निज़ाम नाफिज होगा। पहली बार पाकिस्तान में आवाम को हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है। शहजाद हसन मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी दारुल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट, पीने के साफ पानी और तरक्याती मंसूबों के हवाले से अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने वफाकी दारुल हुकूमत को मॉडल सिटी बनाने पर भरपूर तवज्जो देने की हिदायत की है। इजलास में वफाकी दारुल हुकूमत के रिहायशियों को साफ पानी, ट्रांसपोर्ट के मसाइल और सेहत और तालीम के हवाले से तरक्याती मंसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सेहत और तालीम की सहूलियात में बेहतरी लाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इजलास में ज़ेरे इल्तिवा इस्लामाबाद एयरपोर्ट, मेट्रो बस मंसूबे से मुताल्लिका मामलात और इनके हल पर गौर किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में पानी की कमी को पूरा करने के हवाले से वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गाजी बरूथा से इस्लामाबाद को पानी सप्लाई करने के मंसूबे पर अमल दरामद की रफ्तार को तेज किया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ग्रीन एरियाज का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, लिहाजा इस हवाले से तजावुज़ात की रोकथाम यकीनी बनाया जाए। इजलास में वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर, मुशीर बराए दाखिला मिर्ज़ा शहजाद अकबर, मुआविन ख़ुसूसी सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज अवान, MNA राजा खुर्रम शहजाद, चेयरमैन CDA और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज के गैर कानूनी इकदामात के हवाले से BJP हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है। अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी भारतीय इक़दामात को मुस्तरद किया गया। BJP हुकूमत इन गैर कानूनी इक़दामात को बराह रास्त जिम्मेदार है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तजारत बढ़ाना चाहता है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगान हम मनसब से बातचीत हुई। पाकिस्तान कुलभूषण यादव के मुकदमे में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद भी चाहता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। अफगान अमन मुआहदे पर तमाम फरीकैन को अमल दरामद करना चाहिए। अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ अहम वीडियो पैगाम। कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इस बिला जवाज़ हरकत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि चार्ली हेब्डो के शाया करदा गुस्ताखाना खाकों की वजह से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, लोग मुश्तइल हैं। इस बिला जवाज़ हरकत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और ज़ैनोफोबिया का रुझान दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर इस मसले की निशानदही की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए भी कहा कि इस मामले की निशानदही दुनिया से मुतालबा किया कि मसले का तदारुक होना चाहिए। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। हम आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं, लेकिन आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ दूसरों की दिलआज़ारी का लाइसेंस आ गया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत फ्रांस को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। हमें तवक्का है कि आलमी बरादरी फिलफोर इस मसले का तदारुक करेगी और ऐसे रुझानात की बीखकुनी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। इस इजलास की मुतकाबिल जानते हैं अपने नुमाइंदा शहजाद हसन मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। इस इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, सेनेटर शिबली फराज, सैयद अमीन उल हक, सैयद अली हैदर ज़ैदी, चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरी साहिबान ने शिरकत की, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में कराची के दरीना मसाइल के हल के हवाले से जामिया मनसूबे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि साफ पानी की फराहमी, सीवरेज सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की सफाई और ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची के अवाम को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। बदकिस्मती से माजी में इन मसाइल के मुस्तकिल हल बुनियादों पर नहीं किया गया। इन्होंने कहा हालिया बारिशों से जहां इंतजामी ढांचे के मसाइल को उजागर किया है, वहां कराची के अवाम को बेतहाशा मसाइल से दो चार किया है, जिसका वफाकी हुकूमत को मुकम्मल अदारक है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मनसूबे की कामयाबी के लिए जरूरी है कि इस प्लान के तहत मुख्तलिफ मनसूबों पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और बाइख्तियार और मौसर निज़ाम तश्कील दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कराची के मसाइल की सबसे बड़ी वजह इंतजामी इख्तियारात का तकसीम होना है और इस अमर की बारहा वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से निशानदही की जाती रही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हालात का तकाजा है कि वाटर सप्लाई स्कीम, सीवरेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतल्लिक इख्तियारात एक बाइख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर लोकल गवर्नमेंट को तजवीज़ किए जाएं। शहजाद हसन मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ारे मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबे का जायजा इजलास हुआ। प्राइवेट सेक्टर को मनसूबे में शमूलियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का फौरी आगाज करने की हिदायत की गई, जबकि रेलवे की तामीर 2023 के वस्त तक मुकम्मल करने पर भी जोर दिया गया। तफसील जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में।
وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کے مختلف مراحل کے کام کے آغاز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزارت منصوبہ بندی اعلامیے کے مطابق ہر مرحلے کو بروقت تکمیل کرنے کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ وزارت ریلوے سندھ حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، جبکہ مختلف مقامات پر انڈر پاسز پر بھی کام کا جلد آغاز کر دیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بتایا کہ تیسرے مرحلے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام وضع کرنے کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ کراچی سرکولر ریلوے اہم منصوبہ ہے۔ منصوبہ کراچی کی عوام کو جدید ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرے گا، جبکہ ریلوے سرمایہ کاری کے لیے بھی بہت کشش منصوبہ ہوگا۔ پرائیویٹ سیکٹر کو منصوبے میں شمولیت کے لیے ضروری اقدامات فوری کرنا ہوں گے۔ سرکولر ریلوے کی تعمیرات 2023 کے وسط تک مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی۔ کیمرامین ندیم طارق کے ساتھ محمد عثمان مغل، JNN نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اگست میں ریکارڈ بارشیں ہوئیں اور ان بارشوں سے صوبے بھر میں 101 افراد جاں بحق ہوئے، 1740 گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور کچے مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں۔ کچے مکانوں میں رہنے والے لوگوں اب سڑکوں پر رہ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اگست میں ریکارڈ بارشیں ہوئیں، عمرکوٹ اور سانگڑ میں سیلاب جیسے مناظر ہیں۔ جوہی میں 2,40,000 لوگ بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں، 1,640 گھروں کو نقصان پہنچا اور کچے مکانات تباہ ہوئے۔ کچے مکانوں میں رہنے والے لوگ اب سڑکوں پر رہ رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بارشوں نے کراچی میں بھی تباہی مچا دی۔ بارش سے ڈیفنس، نیا ناظم آباد اور بہت زیادہ متاثر ہوا۔ سرجانی ٹاؤن کے یوسف گھوڑ سے بھی پانی کی نکاسی مسئلہ بنا رہا۔ سندھ حکومت نے 9 اور 10 محرم الحرام کو بھی پوری قوت کے ساتھ کام کیا۔ ٹورزم پر نئی قائم شدہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوا۔ اجلاس کی صدارت کمیٹی کے کنوینر زلفی بخاری نے کی۔ چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور وفاقی محکموں سے متعدد نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم کے ماتحت ٹورزم پر نئی قائم شدہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوا۔ اجلاس میں 2022 تا پاکستان میں 60 نئے سیاحتی مقامات کھولنے کا عزم کیا گیا۔ اس موقع پر زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر 10 نئے سیاحتی مقامات کی نشاندہی کریں۔ ہر صوبہ اگلے اجلاس میں نئے سیاحتی مقامات کی رپورٹ کمیٹی کو جمع کرائیں۔ ان مقامات پر سیاحوں کے لیے سہولیات کا بندوبست کیا جائے۔ 1 سال میں نئے سیاحتی مقامات عوام کے لیے کھولنے کو یقینی بنائیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ صوبوں کی مدد کے لیے کمیٹی بین الاقوامی اداروں کی مفت کنسلٹنسی دینے کو تیار ہے۔ بلٹ ٹریل پر میپنگ کا کام مکمل کر لیا گیا۔ کئی ممالک بشمول جاپان، چائنا، کوریا اس ٹریل پر فنڈز دینے کو تیار ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ملک میں صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے ایک اور آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست آئین کے آرٹیکل 184 کے سیکشن 3 کے تحت احمد رضا قصوری کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں وفاق اور وزیر اعظم کو بھی فریق بنایا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عثمان مغل۔ سپریم کورٹ میں ملک میں صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے ایک اور آئینی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست آل پاکستان مسلم لیگ جناح کی جانب سے احمد رضا قصوری نے دائر کی۔ سپریم کورٹ میں دائر کردہ 6 صفحات پر مشتمل درخواست آئین کے آرٹیکل 184 کے سیکشن 3 کے تحت دائر کی گئی۔ احمد رضا قصوری کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت وزیر اعظم کو صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے ریفرنڈم کروانے کا حکم جاری کرے۔ ملک میں پارلیمانی نظام نکارہ ہو چکا ہے، جبکہ درخواست میں مزید کہا گیا کہ لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کسی وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی۔ ملک کی بقا کے لیے صدارتی نظام کے نفاذ کا حکم دیا جائے، جبکہ سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست میں وفاق سمیت وزیر اعظم کو بھی فریق بنایا گیا۔ محمد عثمان مغل، JNN نیوز، راولپنڈی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارت کو جاسوس کلبھوشن یادو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کے لیے ایک اور موقع فراہم کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عطا امان اللہ نے ریمارکس دیے کہ بھارت کو ایک اور موقع دیتے ہیں تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ بھارت اپنے تحفظات کے حوالے سے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ مزید تفصیل اسلام آباد سے عبد الرحمان کی اس رپورٹ میں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مناللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے کلبھوشن یادو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کے حوالے سے وزارت قانون و انصاف کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بینچ کا حصہ تھے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ 6 اگست کو بھارت اور کلبھوشن یادو کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے، تاہم بھارت کی جانب سے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا، جبکہ کلبھوشن یادو بھی قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی سہولت لینے سے انکاری ہیں۔ اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت جان بوجھ کر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ بھارت پاکستان کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے قوانین ہے، بھارت کو ایک اور موقع دیتے ہیں تاکہ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے پاکستانی سفارتخانے کی عمارت کی غیر قانونی طور پر فروخت کے ریفرنس میں انڈونیشیا میں پاکستان کے سابق سفیر میجر جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ انور حسین کو 17 ستمبر کو طلب کر لیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جکارتا میں پاکستانی سفارتخانے کی عمارت غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کے نیب ریفرنس کی سماعت کرتے ہوئے انڈونیشیا میں پاکستان کے سابق سفیر میجر جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ انور حسین کو طلبی کی سمن جاری کر دیے۔ نیب ریفرنس میں کہا گیا کہ سابق سفیر میجر جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ انور حسین نے وزارت سے منظوری کے بغیر عمارت کی فروخت کا اشتہار جاری کیا، دفتر خارجہ کی منظوری حاصل کیے بغیر عمارت فروخت کی اور قومی خزانے کو $1.32 ملین کا نقصان پہنچایا۔ اختیارات کے غلط استعمال کے مرتکب ہوئے ٹرائل کر کے سزا سنائی جائے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ انور حسین کو پرویز مشرف کے دور حکومت میں 2001 میں انڈونیشیا میں پاکستان کا سفیر تعینات کیا گیا تھا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں نیپال کی سفیر مس سیوا المثال ادھیکاری کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے الوداعی ملاقات۔ دوران ملاقات دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نیپال کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان اور نیپال کے مابین سیاسی مذاکرات کے چوتھے اجلاس کا کامیاب انعقاد ہوا، روابط میں فروغ کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور نیپال کے مابین دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے نیپالی سفیر کی خدمات کو بھی سراہا ہے۔ نیپالی سفیر نے نیک تمناؤں کے اظہار پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاک افغان کثیر الجہتی مذاکرات میں طے کیے جانے والے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مشترکہ کاوشیں برقرار لانے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمر کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دوران گفتگو دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے 31 اگست کو کابل میں ہونے والے پاک افغان کثیر الجہتی مذاکرات کے دوسرے دور کے کامیاب انعقاد پر افغان وزیر خارجہ کو مبارکباد بھی پیش کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد میں ہونے والی حالیہ ملاقات کی تفصیلات سے جلد آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان شروع سے اس موقف پر قائم ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا دیر پا حل فریقین کے مابین مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ شوبازی کا دور قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ ہم عوامی خدمت کے لیے عملی اقدامات کرتے ہیں اور ایسے کام کر کے جائیں گے جن کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ آفس میں ہونے والی ملاقات صوبے کی عمومی صورتحال اور فلاح عامہ کے منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ عوام کی دشواریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیسٹ ختم کیے اور ان کی شرح کم کی۔ پنجاب میں ترقی کے سفر کو تیز تر کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ فنڈز کو بحال کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ بارشوں سے متاثرہ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کراچی کا دورہ کیا۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں متاثرہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کراچی کی بارشوں پر زبانی جمع خرچ کیا گیا۔ اپوزیشن کو منفی سیاست کے بجائے کراچی کے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔
और यहाँ आपको बताएं कि अपोजिशन रहबर कमेटी में छोटी जमातों ने शिकवे शिकायतें की तो बड़ी जमातों ने छोटी जमातों को मना ही लिया। अपोजिशन जमातों ने इत्तेफाक किया है कि अगर आपस में मुत्तफिक हो गए तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे। अपोजिशन जमातों ने 20 सितंबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जरदारी हाउस में बुलाने का फैसला कर लिया है। अकरम खान दुरानी की जेर सदारत अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में 4 घंटे जारी रहा। इजलास में अपोजिशन की 9 जमातों ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद और FATF पर कानून साजी समेत दीगर अमूर पर मुशावरत की। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को सख्त सवालात का सामना रहा, ताहम बड़ी जमातें छोटी जमातों को मनाने में कामयाब हो गईं। JUIF समेत दीगर जमातों ने पीपल्स पार्टी नून लीग के किरदार पर सख्त तनकीद भी की। इजलास के दौरान अकरम दुरानी ने कहा कि अपोजिशन के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं रहा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जितनी बात FATF चाहता है इतना करने को तैयार हैं और तैयार थे, मगर हुकूमत ने बुलडोज किया। हम कोई ऐसी कानून साजी नहीं चाहते, हुकूमत इसे अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करे। एहसन इकबाल ने कहा कि हमारे वजीर आजम किस मुंह से ताना देते हैं, अपोजिशन और भारत का FATF पर मौक़िफ़ एक है। इमरान खान ने कश्मीर सरेंडर कर दिया है, भारत कश्मीर हड़प कर गया है, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। दीगर अपोजिशन जमातों ने इत्तेफाक किया कि अगर अपोजिशन जमातें आपस में मुत्तफिक हो गईं तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगी। सिंध अव्वलीन सूबा होगा जो मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मजदूरों को स्मार्ट कार्ड जारी करेगा। जनवरी 2021 से 6 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मेहनतकशों को बेनजीर मजदूर कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। कराची सूबाई वजीर सैयद गनी ने कहा है कि 3 सितंबर 2020 मुल्क की तारीख का एक तारीख साज दिन है जब वजीर आजम मोतबा बेनजीर भुट्टो के 2008 के मंशूर कौमी जामा पहनाते हुए सूबा सिंध से मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मेहनतकशों को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। सैयद गनी का मजीद कहना है कि सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसने 18वीं तरमीम के बाद सूबे में मेहनतकशों के हवाले से 16 कवानीन मुरतब किए हैं और आज बेनजीर मजदूर कार्ड के लिए नादरा के साथ मुआहिदा करके सूबे के मेहनतकशों और इनके लवाहिकीन को मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले बेनजीर मजदूर कार्ड का इजरा 1 जनवरी 2021 को कर दिया जाएगा, जबकि पहले मरहले में 6,25,000 मेहनतकशों को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसका मरहलावार दायरा मुस्तकिल में 5 लाख मजदूरों तक वसी कर दिया जाएगा। और यहाँ खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि नैब गर्दी नामंजूर। पीपल्स पार्टी लाड़काना की जानिब से नैब की बिला जवाज कार्रवाइयों के खिलाफ जिना बाग चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने नैब सखर के अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी स्टाफ लाड़काना के रहनुमाओं और कारकुनान ने जिना चौक पर एहतजाज करते हुए टायर नजर आतिश करके गो नियाजी गो के नारेबाजी की। PP रहनुमा इमरान शेख, आसिफ खुलोरो, जुल्फिकार जाखरानी का कहना है कि पीपल्स पार्टी रहनुमा सूबाई वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल को नैब सियासी टारगेट कर रही है, नैब की बिला जवाज कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को नैब हरासगी कर रही है, नैब में बिला जवाज कार्रवाइयाँ बंद न की तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। असेंबली खत्म, तालिबे इल्म सीधा क्लासरूम जाएंगे। 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक कोरोना SOPs जारी कर दिए गए हैं। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक कोरोना SOPs जारी कर दिए गए हैं। तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त तालिबे इल्मों की स्क्रीनिंग लाजमी करार दी गई, जबकि नज़ला जुकाम और बुखार की सूरत में तलबा को क्लासेस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर रोज़ 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में क्लासेस होंगी। दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। फरियाल तालपुर के वकील की मसरूफियत के बायस अदम पेशी पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। फरियाल तालपुर के वकील की मसरूफियत के बायस जूनियर वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। जूनियर वकील ने इस्तदा की कि फरियाल तालपुर के वकील फारूक अशनाइक मसरूफियत के बायस आज पेश नहीं हो सके। केस की समाअत के दौरान मेंबर इलेक्शन कमीशन अरशाद कैसर ने कहा कि इस केस में मजीद ताखिर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब करते हुए केस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी है।
मीरपुर खास में हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी को आड़े हाथों लिया है। बोले कि हालत जितनी खराब हो जाए, सईद गनी तस्वीर बनाकर ट्वीट पर सब अच्छा ही कहते हैं। हलीम आदिल शेख का कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज में मीरपुर खास और सांगड़ के इलाकों का दौरा किया, हालात इंतहाई खराब हैं। आधा सिंध इस वक्त बारिशों में डूब चुका। सिंध हुकूमत ने अभी तक इमदादी सरगर्मियां शुरू ही नहीं की। सिंध के डिप्टी कमिश्नर इमदादी सामान रहनुमाओं के बंगलों पर उतरवा रहे हैं, जबकि हजारों बेघर खानदानों को इमदाद होने नहीं दी जा रही। हलीम आदिल शेख ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत का मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर मेडिकल और वेटरनरी टीमें भेजे। बारिशों की वजह से इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैल रही हैं। सिंध की आवाम को इस मुश्किल की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई रहनुमा ने दूर दराज इलाकों को मोटरसाइकिल पर दौरा किया। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खबर क्या है? क्या खबर? हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहाँ छुपे बैठे हैं।